प्रिय छात्रों, आज के इस व्याख्यान में मैं आपको खंड काव्य के बारे में जानकारी प्रदान करना चाहता हूँ। खंड काव्य यानी भारतीय आचार्यों ने प्रबंध के आधार पर काव्य के दो भेद किए हैं। एक होता है खंड काव्य और दूसरा होता है महाकाव्य। तो महाकाव्य के बारे में तो मैंने पहले के व्याख्यान में आपको जानकारी दी थी, और आज मैं आपको खंड काव्य के बारे में जानकारी प्रदान करना चाहूँगा। खंड काव्य के बारे में भारतीय जो विद्वान हैं और पाश्चात्य जो विद्वान हैं, इन्होंने खंड काव्य के बारे में कई प्रकार से अपने अपने पक्ष में बातें रखी हैं, लेकिन हिंदी साहित्य में विश्वनाथ के अनुसार उन्होंने खंड काव्य का परिभाषा और लक्षण बताते हुए कहा है कि महाकाव्य के ढंग पर ही जिस काव्य की रचना होती है, लेकिन जिसमें संपूर्ण जीवन को ग्रहण न करके खंड जीवन को ही ग्रहण किया जाता है, वो ही खंड काव्य है। खंड का मतलब होता है टुकड़ों में टुकड़ा, यानी इसमें व्यक्ति के पूरे जीवन की घटना को नहीं लिया जाता, बल्कि व्यक्ति के किसी एक जीवन की घटना को आधार बना करके इस काव्य की रचना की जाती है, और वही काव्य हिंदी साहित्य में खंड काव्य के नाम से जाना जाता है। तो खंड काव्य का विस्तृत जो परिभाषा है, खंड काव्य का जो क्षेत्र है, खंड काव्य के जो लक्षण हैं, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। भारतीय तथा पाश्चात्य आचार्यों ने प्रबंध काव्य के दो भेद किए थे। एक था महाकाव्य और दूसरा था खंड काव्य। महाकाव्य का मतलब होता है बड़ा काव्य और खंड काव्य का मतलब होता है छोटा काव्य। महत का मतलब बड़ा और खंड का मतलब टुकड़ों में या छोटा काव्य। महाकाव्य का पूर्व में मैंने आपको बता दिया था महाकाव्य के बारे में, और अब मैं खंड काव्य के लक्षण और स्वरूप है उस पर चर्चा करना चाहूँगा। खंड काव्य की परिभाषा क्या है? भारतीय विद्वानों के अनुसार खंड काव्य प्रबंध काव्य का ही एक भेद है, जिसकी विस्तारपूर्वक विवेचना संस्कृत काव्य शास्त्र में नहीं मिलती। आचार्य विश्वनाथ ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ साहित्य दर्पण में खंड काव्य को परिभाषित करते हुए लिखा है कि काव्य का एक देशी रूप खंड काव्य कहलाता है। एक देशी रूप या काव्य के एक अंश का अनुसरण करने वाला खंड काव्य कहलाता है। इसी के आधार पर विश्वनाथ जी ने आगे लिखा था कि महाकाव्य के ढंग पर ही जिस काव्य की रचना की जाती है, किंतु इसमें व्यक्ति के पूर्ण जीवन को ग्रहण न करके खंड जीवन को ही ग्रहण किया जाता है, उसे खंड काव्य कहते हैं। इस प्रकार से विश्वनाथ जी ने इसकी दूसरी विशेषता भी बताई थी, जिससे खंड काव्य में जीवन इस प्रकार ग्रहण किया जाता है जिससे वह प्रस्तुत रचना के रूप में स्वतः पूर्ण प्रतीत होता है। इस परिभाषा के आधार पर खंड काव्य की अगर विशेषताओं को देखना चाहें तो खंड काव्य की ये विशेषताएं हमारे सामने उपस्थित होती हैं। जैसे नंबर 1, खंड काव्य में जीवन के किसी एक पक्ष का चित्रण किया जाता है, जो इसकी परिभाषा थी और विश्वनाथ जी ने इसकी परिभाषा के संबंध में बताया था, वो ही इसका लक्षण है। इसमें किसी एक पक्ष, जैसे मान लीजिए कोई राजा हो तो उसका एक पक्ष, जैसे उस राजा का कोई महत्वपूर्ण युद्ध हो उसके जन्म का, या उसके विवाह की घटनाएं हो, या कोई दूसरी कोई घटना हो जो अपने जीवन की उसमें प्रसिद्ध हो, तो उस घटना का उसमें एक पक्षीय चित्रण किया जाता है। अगर दूसरी विशेषता या दूसरे लक्षण के बारे में हम देखें तो खंड काव्य में महाकाव्य के लक्षणों को संक्षिप्त रूप में स्वीकार किया जाता है। शॉर्ट रूप में खंड काव्य रूप और आकार में महाकाव्य से छोटा होता है। खंड काव्य वर्णन प्रवाह है, प्रभावंती आदि गुणों से युक्त होता है। होता तो महाकाव्य भी है, लेकिन महाकाव्य में यानी कलेवर बड़ा होने के कारण उसमें अन्य जैसे कल्पना भी की जा सकती है, और भी इसमें यानी बढ़ा चढ़ा करके इसको प्रस्तुत किया जाता है। उसकी भी एक वर्णन प्रवाह होता है, उसकी भी एक प्रभावंती होती है। उसी प्रकार से खंड काव्य में भी ये होता है। खंड काव्य के
अगर हम जैसे लक्षण हैं, परिभाषा हैं, उसी के समानांतर इसको देखा जाए तो इसके कुछ तत्व भी होते हैं। जैसे मान लीजिए खंड काव्य होता है, उसके बारे में कहते हैं कि इसकी प्रभावनिवृत्ति होनी चाहिए, कि ये पाठकों पर किस प्रकार से प्रभाव डाल रहा है, या पाठक इससे किस प्रकार से प्रभाव इसका महसूस कर रहे हैं, तो प्रभावान्विति होती है। एक होता है निर्बाध वर्णन प्रभाव होता है, और इसमें तीसरा अवान्तर घटनाओं एवं परिकथाओं का त्याग होता है, उदात्त चरित्रों का चित्रण होता है, महत्व लक्ष्य की इसकी प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से इसके 5-6 तत्व हैं, वो तत्व खंड काव्य में इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे पहला था प्रभावान्विति, यानी ये खंड काव्य पाठकों पर कितना गहरी छाप छोड़ता है, या इस खंड काव्य का पाठकों पर कैसा असर पड़ता है। जैसे मान लीजिए खंड काव्य की एक ही प्रभावान्विति होती है, अतः उसमें कथनों को समुचित संगठित रखना पड़ता है, नंबर एक। दूसरे निर्बाध वर्णन प्रवाह, आकार में छोटा होने के कारण खंड काव्य अपने लक्ष्य की ओर तीव्रता से बढ़ता है, इसलिए उसमें निर्बाध वर्णन प्रवाह आवश्यक है। यानी वर्णन है वो लगातार इसमें करते रहना चाहिए, ताकि खंड काव्य अपने उद्देश्य की ओर प्रस्तुत हो। तीसरा अवान्तर घटनाओं या कथाओं का परित्याग, खंड काव्य में कवि कथा कर्म के तीव्र विकास पर ही ध्यान रखता है। उसमें वह इधर उधर की घटनाओं तथा प्रासंगिक कथाओं का सर्वथा परित्याग कर देता है, क्योंकि महाकाव्य में इसके लिए गुंजाइश होती है। जैसे अवान्तर कथाएं हैं उसको भी सम्मिलित कर सकता है, और अन्य घटनाएं उसको भी जोड़ सकता है, लेकिन खंड काव्य में यह अच्छा नहीं होता। उदात्त चरित्रों का चित्रण, खंड काव्य में पात्रों की संख्या कम होती है, किंतु जो भी चरित्र उसमें उभरते हैं वे पूर्णता के साथ उदात्त प्रभाव छोड़ने वाले होते हैं। महत्व लक्ष्य की प्राप्ति, खंड काव्य का लक्ष्य किसी सामाजिक उच्च आदर्श की स्थापना करना होता है, जिसके अभाव में कोई भी काव्य पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता। हिंदी साहित्य के इतिहास में अगर देखा जाए तो खंड काव्य के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं सुदामा चरित्र नरोत्तम स्वामी। ये खंड काव्य का बहुत ही अच्छा उदाहरण है सुदामा चरित्र, जो नरोत्तम स्वामी ने लिखा था। और दूसरा था जयद्रथ वध, बंक संहार, सौरंध्री, पंचवटी आदि हिंदी के बड़े ही अच्छे खंड काव्य के रूप में सामने आते हैं। तो इस प्रकार से यानी ये हिंदी साहित्य में खंड काव्य होता है। और अगर हम खंड काव्य और महाकाव्य दोनों का अध्ययन करना चाहें तो हम देख सकते हैं कि खंड काव्य और महाकाव्य, जैसे मैंने पहले बताया था, महाकाव्य आकार में बड़ा होता है, इसमें सर्गों की संख्या होती है ये। इसी प्रकार से अगर दोनों का हम अंतर करना चाहें तो दोनों के अंतर को हम इन बिंदुओं के आधार पर ही समझ सकते हैं। जैसे दोनों का अगर अंतर जानना चाहिए तो पहला तो ये होता है, महाकाव्य जीवन का समग्र तथा संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है, जबकि खंड काव्य जीवन के किसी रोचक, मार्मिक, रमणीक तथा भावोद्बोधक पक्ष का ही निरूपण करता है। पहली शर्त दोनों में यह होती है, महाकाव्य और खंड काव्य में। दूसरा है, खंड काव्य महाकाव्य का संकुचित रूप ही है, अर्थात खंड काव्य में महाकाव्य के लक्षण आंशिक रूप में विद्यमान रहते हैं, क्योंकि खंड काव्य महाकाव्य का ही एक देशीय रूप होता है। यूं तो खंड काव्य का नायक भी उच्च कुलोत्पन्न, चतुर तथा उदात्त होना चाहिए, तथा उसमें जीवन के किसी उच्च आदर्श की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। तीसरी शर्त अगर देखी जाए तो दोनों में ये होती है, महाकाव्य में जैसे श्रृंगार है, वीर है तथा शांत रसों में से एक रस को अंग रूप में होना चाहिए और बाकी अंगी रूप में होने चाहिए, तथा शेष रस भी अंग रूप में विद्यमान रहते हैं। किंतु खंड काव्य के लिए ऐसा कोई बंधन नहीं है। खंड काव्य का कार्य तो किसी उदात्त भाव का चरमोत्कर्ष दिखाकर भी चल सकता है। अगर दोनों में अंतर और देखें तो महाकाव्य का सर्गबद्ध होना तथा उसमें कम से कम 8 सर्गों का होना आवश्यक है, किंतु खंड काव्य सर्गबद्ध हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। महाकाव्य में सर्गों के अनुसार ही छंद परिवर्तन होता है,
किंतु खंड काव्य की छंद योजना भावानुकूल हो सकती है या पूरा काव्य एक ही छंद में लिखा हो सकता है। और दोनों में अंतर देखा जाए तो हम इस अंतर को भी देख सकते हैं कि महाकाव्य में लंबे लंबे वर्णन होते हैं, जबकि खंड काव्य में लंबे वर्णनों के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं रहती, क्योंकि खंड काव्य का कलेवर छोटा होता है और छोटा होने के नाते उसमें अन्य घटनाओं को या वर्णनों को छोड़ दिया जाता है। उसमें तो केवल मार्मिक प्रसंग ही चित्रित किए जाते हैं और ऐसा करने से ही खंड काव्य निखर करके सामने आता है। सातवां, अगर हम देखें तो खंड काव्य में महाकाव्य संबंधी अनेक नियमों, जैसे प्रारंभ में मंगलाचरण होता है, सज्जनों की प्रशंसा होती है, दुर्जनों की निंदा होती है, आशीर्वाद है, मंगलाचरण है, आदि का पालन आवश्यक होता है, तो खंड काव्य में यह नहीं हो सकता। यानी खंड काव्य में इन नियमों को ध्यान में नहीं रखा जा सकता, जैसे मंगलाचरण है, सज्जनों की प्रशंसा है, दुर्जनों की निंदा है आदि। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको इस व्याख्यान में खंड काव्य की परिभाषा खंड काव्य की परिभाषा यानी महाकाव्य के ढंग पर ही जिस काव्य की रचना की जाती है, लेकिन जिसमें व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को ग्रहण न करके खंड जीवन को ही ग्रहण किया जाता है, वो ही खंड काव्य है। तो इसकी परिभाषा एकदम से सरल है और वो महाकाव्य के समान सी है। और फिर यानी खंड काव्य के कौन कौन से लक्षण होते हैं और उसके प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं और दोनों में कौन कौन सा या क्या अंतर है, तो इसके बारे में प्रिय छात्रों इस व्याख्यान में मैंने आपको काव्य रूपों के तहत पहले के व्याख्यान में महाकाव्य के बारे में जानकारी दी थी और आज इस व्याख्यान में खंड काव्य की परिभाषा है, खंड काव्य के लक्षण हैं, खंड काव्य के तत्व हैं और महाकाव्य और खंड काव्य के अंतर को आपने समझा है। तो आज के इस व्याख्यान में बस इतना ही। धन्यवाद।